Everyone, and in this lecture we are going to learn the things about the arrow function. Okay, so arrow function is a ES6 feature. Actually, this is a launch in Java ES6. It is a ECMS 6. So these are the new feature launched in JavaScript, and in this interview they may going to ask you the many question regarding the arrow function. Okay, तो फंक्शन के अंदर जो भी हम काम करते हैं तो फंक्शन में अलग अलग तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं. ओके, जैसे हमने पहले भी देखा था कि फंक्शन जैसे फंक्शन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन नेम्ड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम, उसके बाद एरो फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा हेवीली एरो फंक्शन का इस्तेमाल होता है. ठीक है, और इसका पर्पज़ क्या है बाद में और भी ये चीज़ें देखेंगे, बट इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं दे आर नॉट एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, सो डोंट वरी, हम सारी चीज़ें बेहतर तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है, तो इन बिटवीन जो कुछ ज्वाइन हुए हैं नो वरी, इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हो अगर किसी ने नहीं देखा है तो. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एरो फंक्शन का एक सिनारो दैट इज नो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब चलो इस पॉइंट को हम देखेंगे. अगर इंटरव्यू में बोला जाता है कि आपको कैन यू यूज द आर्गुमेंट्स आर इन ऑब्जेक्ट, या फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड इन एरो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन एंड एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस है. तो उस टाइम दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द नो आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट. तो देखेंगे ये क्या है, ये भला क्या है नो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट, इसको अभी समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमें ऑलरेडी है यहाँ पे कोई, ठीक है, क्लास एक्सप्रेशन वाला फोल्डर था हमारा पहले, उसके अंदर हम अभी ओपन करेंगे इसको VS कोड के अंदर. ठीक है, ओके राइट नाउ. तो अभी ये हमारा index.html फाइल है जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है. ब्राउज़र के ऊपर हम रन करते हैं हमारा वेब पेज, और एक फाइल बनाएंगे JS फाइल. यहाँ पे हम लिखेंगे एरो फंक्शन, एरो.फंक्शन function.js फाइल. ठीक है, तो ध्यान में रखना है लास्ट एक्सप्रेशन एक्सटेंशन शुड भी जैसे है. तो यहाँ पे arrow.concept.js इस तरीके से करेंगे इसको. ठीक है, अभी ये फाइल है, अभी मुझे इस फाइल को लिंक करना है HTML इंडेक्स फाइल के अंदर यहाँ पे. तो यहाँ पे लिंक करना है तो ./current डायरेक्टरी, और हमारा जो फाइल था arrow.concept.js इसको लिंक करना है यहाँ पे इस तरीके से, ताकि हमारा JS फाइल रन हो सके. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल JS फाइल हम इसके अंदर लिंक कर रहे हैं. अभी ये हमारा एरो फंक्शन है. ओके, मतलब सॉरी, एरो फंक्शन के अंदर हम देखने वाले हैं आर्गुमेंट्स. तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था नो आर्गुमेंट्स कॉन्सेप्ट. तो अभी ये कॉन्सेप्ट एरो फंक्शन में किस तरीके से है. अब इसका मतलब ये कि एरो फंक्शन में आर्गुमेंट्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. ठीक है, जैसे अगर हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, जैसे फंक्शन मेरा डेमो है, तो ये क्या है, हमारा नेम्ड फंक्शन है, इसी को हम नेम फंक्शन कहते हैं. ठीक है, इस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं. अब जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा कंसोल, इसके अंदर मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है एक ऑब्जेक्ट .log, ये मेथड है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आर्गुमेंट्स. तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे भी हमारा कोई फंक्शन होता है जो कि हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके उसको बनाते हैं, चाहे वो फंक्शन एक्सप्रेशन हो या फिर आपका नेम्ड फंक्शन हो. ये नेम्ड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसको ये नेम है. ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन जैसे भी हम बनाते हैं, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली आप एक आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो. तो ये आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है आपको जावास्क्रिप्ट. ये इस ऑब्जेक्ट का क्या पर्पज़ है हम देखेंगे. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है फंक्शन के चैप्टर में, लेकिन और इसको देखेंगे. ठीक है, तो जैसे हमने आर्गुमेंट्स को प्रिंट किया है इसके अंदर, और इसको कंट्रोल-S किया है, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे. कैसे काम करेंगे, फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस, और दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉल. तो ये हमारा फंक्शन कॉल है. ठीक है, अभी चलो इस फाइल को रन करके देखते हैं क्या होता है. राइट बटन क्लिक करो, ओपन इन अदर ब्राउज़र क्रोम, और क्रोम के अंदर मैं इसको ओपन करना चाहूँगा. ठीक है, अभी ये हमारा फाइल ओपन हो गया है. यहाँ पे HTML फाइल एग्जीक्यूट हो रहा है, और इंस्पेक्ट में हम जाने के बाद ये कंसोल पे देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट में आया है आर्गुमेंट्स. ये क्या है, एरे. ठीक है, ये क्या है, एरे है, जिसके अंदर उसका लेंथ अभी 0 है. कॉली एक फंक्शन है, और बाद में बहुत सारी उसके अंदर अलग अलग चीज़ें आ चुकी है. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये तो हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली ये आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट क्या होता है,
हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का पर्पज़ क्या है कि इस फंक्शन को कितने आर्गूमेंट में पास करता हूँ डायनामिकली। तो नॉर्मली मैंने इसको 10 एंड 20 पास किया है। अब जावास्क्रिप्ट में सबसे बड़ा मैटर ये है कि अगर इसको आप आर्गूमेंट भी पास करते हो और यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं भी डिक्लेयर करते हो, फिर भी जावास्क्रिप्ट आपको कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस आर द वैलिड प्रोग्राम। तो लेकिन अगर आपको जो फंक्शन को आपने कॉल किया है पासिंग सम आर्गूमेंट्स, उस फंक्शन के अंदर आपको अगर उस आर्गूमेंट को एक्सेस करना है या फिर कितने आर्गूमेंट पास किए हैं, उसका पूरा डिटेल इस ऑब्जेक्ट आर्गूमेंट्स नाम के ऑब्जेक्ट्स में होता है, ठीक है। तो अभी चलो मैं इसको रन करके देखता हूँ अभी। तो यहाँ पे देखो ये आर्गूमेंट्स ऑब्जेक्ट है, इसको कितने आर्गूमेंट्स पास किए हमने, 2 पास किए इस फंक्शन को। तो ये आर्गूमेंट्स ऑब्जेक्ट है, ये ट्रैक करता है जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो उसके अंदर कितने आर्गूमेंट्स आपने पास किए वाले, ठीक है। और वो एक एरे है, इसके अंदर ये आर्गूमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इस पर्पज़ होता है आर्गूमेंट्स आरे का, ठीक है। अब चलो बात करते हैं एरो फंक्शन की। अब यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम, जैसे कॉन्स्टेंट fn एक्सप्रेशन, और यहाँ पे ये हम यूज करेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन इस तरीके से। तो इस तरीके से भी हम फंक्शन लिख सकते हैं, ये है फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं ये आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चलो मैं इसको कॉल कर देता हूँ, किसको, इस फंक्शन को fn एक्सप्रेशन, इस तरीके से। अब इसको मैं कॉल करूँगा, जैसे 10 एंड 20 पास करूँगा, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखेंगे हम। तो यहाँ को देखो, यहाँ पे आउटपुट आया है, मतलब इसके अंदर भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, आर्गूमेंट्स ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एरो फंक्शन की। तो अभी एरो फंक्शन बनाते हैं हम इस तरीके से, कांस्टेंट एरो फंक्शन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसके अंदर हम एरो फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से। ये हमारा एरो फंक्शन है और इसके अंदर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसी को एक्सेस करते हैं यहाँ पे आर्गूमेंट्स ऑब्जेक्ट को इस तरीके से, और इसको कॉल करेंगे इस एरो फंक्शन को। ठीक है, और चाहे इसको मैं कुछ आर्गूमेंट भी पास कर देता हूँ 3। तो अब इसको मैं पास करूँगा, कॉल करूँगा, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट आ क्या चुका है, आर्गूमेंट्स इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि आर्गूमेंट यहाँ पे यूज़ करे वही, ये कहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है और ना ही इसको कोई जावास्क्रिप्ट ने इम्प्लिसिटली प्रोवाइड किया है। ओके, तो ये क्या है नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए उसने एरर दे दिया और प्रोग्राम स्टॉप कर दिया। तो अब इसका कंक्लूजन ये है कि जब भी आप एरो फंक्शन यूज़ करते हो तो देयर इज नो आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट। तो ये बात आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है कि आर्गूमेंट्स ऑब्जेक्ट एरो फंक्शन में होता है या नहीं होता है, इनबिल्ट नहीं होता है, लेकिन वो फंक्शन एक्सप्रेशन में होता है और फंक्शन नेम्ड फंक्शन में होता है। तो दीज आर द पॉइंट हियर यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। ओके, अंडरस्टूड सबको किस तरीके से हो ये? तो ये चीज़ आपको इंटरव्यू में बतानी पड़ेंगे उनको, और ये डेफिनेटली 101% दे विल आस्क यू। सो राइट नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, हियर वी कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ कैन नॉट बी यूज एज अ कंस्ट्रक्टर। अब नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट, एरो फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर की तरह नहीं यूज कर सकते। तो ओके, एंड गाइज एनीबडी इफ दे डोंट नो एनीथिंग दे कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन एंड आस्क देयर क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर देयर डाउट्स एंड रिजॉल्व एवरीथिंग इफ दे आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी। ओके, सो मैं बार बार नहीं पूछूंगा, किसी को समझ में आया नहीं आया, जिसको नहीं आया दे कैन डायरेक्टली इंटरप्ट मी, ओके, एंड डायरेक्टली आस्क मी। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे ये कैन नॉट बी यूज एज अ कंस्ट्रक्टर। दिस पॉइंट अभी यूज करेंगे, देखेंगे हम। तो हम एरो फंक्शन को एज अ कंस्ट्रक्टर की तरह नहीं यूज कर सकते। तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जिसका मेन पर्पज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है। मतलब एनी ऑब्जेक्ट यू कैन क्रिएट, पर्पज होता है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, सॉरी, जो भी ऑब्जेक्ट होता है हम बनाते हैं उसको इनिशियलाइज करने का काम कंस्ट्रक्टर करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे अभी ES6 फीचर क्लास का इस्तेमाल करके हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, या फिर बिफोर लॉन्चिंग द क्लास हम नेम्ड फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि यहाँ पे मेरा फंक्शन है, फंक्शन मैं यहाँ पे लिखूँगा एम्प्लॉय, यह हमारा नेम्ड फंक्शन है एम्प्लॉय। ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉय फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम एंड कॉमा उसका एज, ये दो चीज़ें एज को पास करूँगा,
और जैसे ये कॉल होगा दिस डॉट एज इक्वल टू एज एंड दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, इस तरीके से इसको इनिशियलाइज करूँगा। तो जैसे भी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो दिस होता है और उसकी प्रॉपर्टी उसको अटैच होती है, और जो भी वैल्यू यहाँ पे पास किया हमने वो वैल्यू उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर इनिशियलाइज होती है। तो दैट इज द पर्पज ऑफ द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज करूँगा, मैं सीक्वेंस में रखूँगा इस तरीके से। ओके, सो अभी ये हो गया हमारा फंक्शन कंस्ट्रक्टर। अगर आप इसको दिस यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, सो राइट नाउ अभी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कांस्टेंट EMP इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, न्यू यूज़ करना पड़ेगा एम्प्लॉई। ये कंस्ट्रक्टर हम कॉल करेंगे, ये कंस्ट्रक्टर बनाया है हमने और इसको पहले हमने ऑलरेडी देखा है इस कॉन्सेप्ट को। अब नेम पास करेंगे, मैं पास करूँगा सखाराम और एक सखाराम का ये है 50। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यू ऑपरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ताकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी सेट हो सके और ये वैल्यू आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो। सो दैट्स द मेन पर्पज ऑफ द कंस्ट्रक्टर, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। उसी को कहा जाता है, इट इज़ अ, दो चीज़ें होती है, एक होता है क्लास इंस्टेंस एंड सेकंड होता है ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। ठीक है, तो क्लास इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, उस क्लास का आप क्या करते हो, क्रिएट ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस का मतलब क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू क्या करते हो, आप इनिशियलाइज करते हो, उसी को ऑब्जेक्ट इंस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, सो इनिशियलाइज वैल्यू इनटू ऑब्जेक्ट, उसी को ऑब्जेक्ट इंस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, सो नाउ हियर अभी ये जो है हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके इस फंक्शन को। अभी ये फंक्शन जो हमने बनाया है यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, ये फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हैं। मतलब ये फंक्शन क्या वर्क हो रहा है, एज अ कंस्ट्रक्टर। ये फंक्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर है। क्यों, क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट करते टाइम इसको कॉल कर रहे हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये डेटा इनिशियलाइज कर सके। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब बात आती है एरो फंक्शन की, तो आपको एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके आप इस तरीके की फंक्शन नहीं बना सकते कंस्ट्रक्टर फंक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट इस तरीके से उस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी पॉइंट को, ये पॉइंट उसी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कैन नॉट बी यूज एज अ कंस्ट्रक्टर। तो चलो अभी इसी को हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह लिखते हैं, उसको चेक करते कि वो अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता है हमें। ठीक है, तो चलो मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, और फिर से इसको लिखूँगा इस तरीके से। और ये जो हमारा एम्प्लॉय है इसको कांस्टेंट एम्प्लॉय और यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन। तो ये हो गया हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, सो दिस इज आवर फंक्शन एक्सप्रेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, राइट नाउ हियर अभी हमने एक फंक्शन एक्सप्रेशन बनाया यहाँ पे, दिस इज अ फंक्शन एक्सप्रेशन एंड इसका यूज़ करके हम अभी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन को इस वेरिएबल के अंदर रखा है और फिर हम इसको कंस्ट्रक्टर की तरह कॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, यूजिंग न्यू ऑपरेटर। तो चलो देखते हैं इज इट वर्क और नॉट। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे console.log और यहाँ पे देखेंगे EMP ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अभी देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। तो जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसके अंदर हमारा डेटा भी आ चुका है, प्रॉपर्टी, और उसके अंदर जो डेटा है वो भी आ चुका है। ठीक है, तो मतलब आप एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके आप एक फंक्शन एक्सप्रेशन को भी एज अ कंस्ट्रक्टर की तरह कॉल कर सकते हो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, और या फिर नेम्ड फंक्शन को भी आप क्या कर सकते हो, एज अ कंस्ट्रक्टर बना सकते हो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब चलो बात करते हैं एरो फंक्शन की, सेम इसी तरीके से। तो सब हम यहाँ पे एरो फंक्शन बनाते हैं कांस्टेंट, जैसे मेरी कार नाम का एक वेरिएबल है और ये एक एरो फंक्शन है। तो इसको हम पास करेंगे मॉडल नंबर और कॉमा कार की प्राइस पास करेंगे। ठीक है, अब इसको इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर लिखेंगे दिस डॉट मॉडल नंबर इज इक्वल टू मॉडल नंबर एंड देखें दिस डॉट कार
सॉरी प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। ओके, तो नाउ हियर हमने सिंपल फंक्शन बनाया है, इसको स्टोर किया है कार के अंदर। अब हम इसका यूज करेंगे एज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, और देखेंगे ये बनता है या नहीं बनता है। तो जैसे कांस्टेंट कार का ऑब्जेक्ट कार इक्वल टू इसको न्यू, और कॉल करेंगे इस एरो फंक्शन को, मतलब ये कार नाम का हमारा कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। और इसको पास करना है मॉडल नंबर और प्राइस। तो मॉडल नंबर है फॉर एग्जांपल BMW, एंड उसकी प्राइस है मानो कि 1200 रुपये, ठीक है। तो 1200 रुपये में BMW मिल रही है आपको, ठीक है। तो घर जा लेक्चर होने के बाद उसको परचेस कीजिए। राइट नाउ अभी इसको प्रिंट करेंगे हम कंसोल डॉट लॉग करके, और कार को प्रिंट करेंगे और देखेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आया है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट को हम डिजेबल कर देते हैं यहाँ पे कमेंट आउट, और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो इट विल गिव द एरर अनकोड कार इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। तो यही डिफरेंस है, मतलब आप एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है। मतलब एरो फंक्शन कैन नॉट यूज एज अ कंस्ट्रक्टर। तो ये डिफरेंस है आपके नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में। आप एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हो, मतलब उस तरीके से इसका न्यू ऑपरेटर से उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। सो ये एरो फंक्शन का एक डिफरेंस है, और इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करके भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोला जा सकता है। तो यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल टू देम। ओके, सो अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट right now? This is also completed. Okay, now here no prototype object। अभी इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम। ओके, नो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। अभी मान लो नॉर्मल हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमो, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी एक फंक्शन के बारे में डेफिनेशन प्रोवाइड की है कि फंक्शन इज अ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब फंक्शन क्या है, ये ऑब्जेक्ट होता है किसका, फंक्शन कंस्ट्रक्टर का। फंक्शन कंस्ट्रक्टर, दीज आर द फंक्शन कंस्ट्रक्टर। इसका हम जब फंक्शन बनाते हैं तो ये क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शन इज ऑब्जेक्ट। अब जो भी ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटोटाइप। जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप चैप्टर 1 है आपका, चाहे तो मैं भी वो लेना चाहूँगा, अभी नहीं बाद में, क्योंकि देखेंगे। ओके, सो प्रोटोटाइप जो है, मतलब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप के अंदर सारी आती है, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, इस फंक्शन कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा कंसोल डॉट लॉग हियर, और उसके अंदर ही मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे डेमो डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये मेरा कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसी की प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको कॉल करेंगे डेमो, यहाँ पे इस तरीके से डेमो, और रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट देखो, प्रोटोटाइप यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर है डेमो, और बाकी की और सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें कहाँ से आई है, ये उसके पेरेंट्स से आई है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे मेन क्लास जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट क्लास, और उसी से सारी चीज़ें बनती है, उसी से सब चीज़ें डिराइव हो रही है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट और डेमो डॉट प्रोटोटाइप। तो जैसे ही डेमो हम ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल करते हैं, तो ये फंक्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर डेमो, ठीक है। और उसके अंदर ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट आया है, मतलब इसके अंदर ये जो भी कुछ दिख रहा है, ये इसकी पेरेंट की प्रॉपर्टी होती है। ओके, सो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एरो फंक्शन अब बनाते हैं इस तरीके से, कांस्टेंट xx इज इक्वल टू एरो फंक्शन, ये हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड xx डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है, सेमीकोलन। अब ये हमने बनाया है एरो फंक्शन। अब इसकी प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी कॉल करते हैं हम, एरो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे इस तरीके से, और
ये जो है हाँ x को कॉल करेंगे इस तरीके से, डबल x इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देंगे। अब इसको चेक करेंगे ये प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी वर्क होती है या नहीं होती इसके अंदर। और जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे इट इज़ अनडिफाइंड, तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारा जो फंक्शन होता है नॉर्मल, जिसको हम फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी होती है ताकि उसके पेरेंट के डिटेल्स क्या करता है उसके अंदर यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन बात आती है एरो फंक्शन की, तो एरो फंक्शन के अंदर ऐसी प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच आई गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, दिस इज अ नो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन एरो फंक्शन। तो ये एक एरो फंक्शन का एक डिफरेंस है एरो फंक्शन विथ आपके नॉर्मल फंक्शन है, ओके। तो ये भी चीज़ आपको एरो फंक्शन सीखते वक्त पता होना ज़रूरी है। उसके बाद है दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड, ओके। here नो सुटेबल फॉर ऑब्जेक्ट लिटरल, अब ये ऑब्जेक्ट लिटरल के लिए सुटेबल नहीं माना जाता, ठीक है। अब इसको ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी और थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब जैसे मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट ओबीजे, तो अब ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट लिटरल है, तो हम ऑब्जेक्ट लिटरल इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड है मेरी डेमो, इस तरीके की मेथड है, और इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ console.log और यहाँ पे दिस प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी है जैसे कि नेम इज इक्वल टू पिंकी, कॉमा। तो ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है जिसकी एक प्रॉपर्टी है नेम नाम से, और उसकी एक मेथड है, ठीक है, डेमो नाम से, और इसके अंदर हम दिस प्रिंट कर रहे हैं। तो दिस का मतलब क्या होता है, इस मेथड को जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा वही ऑब्जेक्ट दिस होता है, ठीक है। तो इस केस में हम ये इस मेथड को कॉल करेंगे उसी ऑब्जेक्ट से, तो दिस का मतलब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम obj.demo इस मेथड को इस तरीके से कॉल करेंगे, ओके। तो ये जो obj.demo मेथड जैसे भी हम कॉल करेंगे ये मेथड रन होगा, और ये ob जो है वही ये दिस होता है, ठीक है। तो अभी चलो इसको देखने के रन करने के बाद क्या आउटपुट आता है देखेंगे, और जैसे ही करेंगे ये देखो वो खुद ही ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है उसने, ठीक है। दिस मतलब सेम ऑब्जेक्ट, तो उसी को उसने प्रिंट किया है। तो ये केस में इज वर्किंग फाइन। बट चलो अभी यहाँ पे हम फंक्शन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वर्क नाम की मेथड है यहाँ पे, और ये प्रॉपर्टी, और उसको हम क्या करेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन इस तरीके से बनाएंगे उसको, ओके। तो इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे console.log और यहाँ पे प्रिंट करेंगे दिस कंट्रोल एस, ठीक है। तो जैसे भी मैं इसको दिस प्रिंट करूँगा इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से दिस प्रिंट करूँगा इस फंक्शन के अंदर, तो ये दिस क्या होता है, मतलब इस फंक्शन को जो भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वही दिस होता है। तो चलो अब इसको मैं ये करता हूँ कमेंट आउट, और फिर से लिखता हूँ obj डॉट, अभी मैं कॉल करूँगा इस वर्क को, क्योंकि वर्क ये हमारा फंक्शन है। तो वर्क को कौन कॉल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट, मतलब वर्क के अंदर जो दिस है मतलब ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो चलो अब इसको रन करके देखेंगे, तो देखो यहाँ पे हो गया हमारा सेम ऑब्जेक्ट प्रिंट हो चुका है दिस के अंदर, दिस का प्रिंट करने के बाद। तो ये भी इस वर्किंग फाइन, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम वर्क हो रही है, दिस फंक्शन आल्सो एंड दिस फंक्शन आल्सो। अभी चलो हम इसके अंदर एरो फंक्शन लिखेंगे, ओके। तो अभी हमारी एक मेथड है ग्रीटिंग नाम की मेथड लिखेंगे, ग्रीटिंग नाम की प्रॉपर्टी, और उसको एरो फंक्शन दे देंगे, और यहाँ पे उसको आपको नेम पास करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे चलो कुछ पास नहीं करेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा एरो फंक्शन है इस तरीके से, और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे console.log दिस करेंगे, ठीक है। तो अभी एक हमने एरो फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, और ये हमारा नेम्ड फंक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम एरो फंक्शन को देखेंगे, इसके अंदर दिस का रिजल्ट क्या आता है। तो इसका रिजल्ट ग्रीटिंग obj डॉट ग्रीटिंग नाम की मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रीटिंग कॉल करेंगे मतलब इसको कॉल कर रहे हैं हम, ठीक है। अब चलो रन होने के बाद ये दिस की जगह पे ये obj आता है या दूसरा कोई और आता है,
तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे ये आ गया है, यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे इसका बिहेवियर बदल चुका है। अभी इसने प्रिंट कर दिया है विंडो ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे जो बात हो रही है अलग तरीके से, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, अलग तरीके से अपने खुद के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, जिस ऑब्जेक्ट से उसको कॉल किया गया है। लेकिन इसने क्या किया है, विंडो ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा एरो फंक्शन होता है उसका खुद का दिस नहीं होता है। मतलब इस फंक्शन को हम जिसके थ्रू कॉल कर रहे हैं वो उसी को रेफर नहीं करता है। अभी ये फिर इसका अंदर जो दिस यूज किया हमने, वो दिस किसका होता है, ये एरो फंक्शन हमने किस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किया है उसका दिस होता है। ठीक है, तो इस एरो फंक्शन को हमने ये लिटरल जो है, ये लिटरल को कंसिडर नहीं करेगा। ये कोड हमने कहाँ पे किया है, ये ग्लोबल स्क्रिप्ट में कोड किया है। तो ग्लोबल स्क्रिप्ट जो भी होती है उसका जो भी बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है दैट इज अ विंडो ऑब्जेक्ट होता है, विंडो ऑब्जेक्ट। तो ये जो एरो फंक्शन क्या करेगा, जिसको अगर हम इसको लिखते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे लिखा है, ये ऑब्जेक्ट विंडो के स्कोप में, तो ये सारी चीज़ें विंडो ऑब्जेक्ट की बिलोंग हो गई। और ये जो दिस है ये क्या बन गया, आपका विंडो ऑब्जेक्ट बन गया। और जैसे भी आप इस मेथड को किसी के भी थ्रू कॉल करोगे तो वो क्या करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको डिफाइन ही विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर किया है। तो एरो फंक्शन का मेन पर्पज, एरो फंक्शन के अंदर अगर आप दिस यूज करते हो तो उसका मेन पर्पज क्या होता है कि वो उसको कौन सी मेथड कॉल कर रही है उससे कोई लेता देना नहीं। मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है उसको नहीं रेफर करेगा, वो रेफर उसी को करेगा वो किस ऑब्जेक्ट के अंदर वो लिखा गया है उसी को ही वो रेफर करेगा। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 फंक्शन। तो यहाँ पे दिस जो है वो जहाँ पे हमने लिखा है इस फंक्शन को किसके अंदर लिखा है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा है। क्यों, क्योंकि ये पूरा जो स्क्रिप्ट लिखा है हमने कहाँ पे लिखा है, पूरा विंडो ऑब्जेक्ट के स्कोप में, दैट्स व्हाई इट इज अ विंडो ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इसको हमने लिखा है इस ऑब्जेक्ट ब्लॉक के अंदर, तो वो क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेगा। ठीक है, सो दिस डिफरेंस इज टेक इन टू कंसिडरेशन। Okay, so I think this is also completed. Now cannot use yield, cannot okay, cannot use yield, cannot use as a generator. ठीक है, तो देखो और एक पार्ट है जावास्क्रिप्ट में दैट इज कॉल्ड एज अ जनरेटर, जनरेटर फंक्शन। ये आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, जाता नहीं मैक्सिमम, ये इसको आपको पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस जावास्क्रिप्ट में थोड़े से वास्ट कॉन्सेप्ट होते हैं। जनरेटर एक फंक्शन होता है जिसका मेन पर्पस होता है कि जनरेट द वैल्यू ऑन अ डिमांड, जैसी जैसी डिमांड है उस तरीके से वो वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी एक लेक्चर लेंगे, शायद कल ही मैं पढ़ाऊँगा आपको जनरेटर फंक्शन के बारे में। तो जनरेटर फंक्शन के अंदर आप जो एरो फंक्शन है, ठीक है, तो एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके आप जनरेटर फंक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि जनरेटर एक फंक्शन है जिसको बनाने के लिए हमें फंक्शन मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है। उसके अंदर हम नेम्ड फंक्शन या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके जनरेटर फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके हम जनरेटर नहीं बना सकते। ठीक है, सो दीज आर द आल्सो वन ऑफ द डिफरेंस। बट ये आपको चीज़ थोड़ी समझने के लिए इसका पूरा चैप्टर हमें देखना पड़ेगा, तभी जाके मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको यहाँ पे बता दिया है यहाँ पे। सो दिस इज completed, this is completed. Okay, so here these things of the regarding the arrow function that may ask in interview। तो इंटरव्यू में आपको ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो एरो फंक्शन के ऊपर आप निगलेक्ट मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर मैक्सिमम जो होता है मतलब कोडिंग एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके कोडिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड बन चुका है और इसका पर्पस भी अलग अलग है, तो इसके पर्पस भी हम देखेंगे बाद में। मतलब थ्योरी आप नेट पे भी देख सकते हो। ठीक है, बट जो थिंग कॉन्सेप्चुअली और प्रोग्रामिंग चाहिए थी प्रोग्रामेटिकली, सो दैट थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन यू ऑलरेडी हियर। ठीक है, या किसी कोई डाउट है? यस, हेलो।
Anybody have any doubt?